दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 10 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में जुड़े हैं। और देखिए यहाँ पर ये सामाजिक विज्ञान के ऐसे प्रश्न हैं हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न बोला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन संक्षेप में करें। ये भी 2019 में पूछा गया था। अब देखते हैं इसका उत्तर हम लिखेंगे। उत्तर लिखना है कि पंजाब में दो स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, और जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल हुए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा समझे होंगे। थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर लिखना था। पंजाब में दो स्थानीय नेताओं जैसे डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, और जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रही सभा में क्या चलाया गया, वहां पर गोलियां चला दी गई। और यहाँ पर क्या किया, गोलियां चला दी गई। लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। गोली चलेगा तो 1000 लोगों का हत्या किया गया, और इसमें बहुत से लोग भी घायल हुए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी बना सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाँ, अगला प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहां की हुई थी। ये भी 2022 में पूछा गया था। तो उत्तर लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं ने 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में की थी। ठीक है। अगर पूछेगा कि इसमें पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहां किया गया था, तो इसका उत्तर लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में मुंबई में की गई थी। ठीक है दोस्तों। हाँ, अगले हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे। ये भी 2024 में पूछा गया था। असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे। उत्तर लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन के समय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। असहयोग आंदोलन के समय विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। और यहाँ पर देखिए शराब की दुकानें पर धरना दिए गए। जो भी शराब की दुकानें थी उस पे धरना दिए गए, और तथा विदेशी कपड़ों को जलाया गया। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था कि शराब की दुकानें को धरना दिए गए थे, और उस तथा विदेशी कपड़ों को जलाया गया। यहाँ पर देखिए 1921-1922 ईस्वी के मध्य में विदेशी कपड़ों को आयात आधा हो गया। तो जो विदेशी कपड़ा का मतलब कि मंगाया जा रहा था, उसमें क्या हुआ कि उसमें जलाया गया। और आयात मतलब जो मंगाया जाता है, निर्यात मतलब जो भेजा जाता है, तो उसका आधा हो गया। मतलब जो बहुत अधिक मात्रा में जो लोग मंगवाते थे, बहुत कम मात्रा हो गया। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न की बात किया जाए, पुनः समझौता किनके बीच और क्यों हुआ। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पुनः समझौता 1932 ईस्वी में अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। पुनः समझौता कब और किसके बीच हुआ था, तो लिखेंगे पुनः समझौता 1932 में अम्बेडकर एवं गांधी के बीच हुआ था। और इस समझौता के तहत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया। और देखो इस समझौता के तहत पृथक मतलब दलित वर्ग के जो थे पृथक निर्वाचन मंडल क्या हुआ, उनका समाप्त कर दिया गया। और प्रांतीय विधान मंडलों को दलितों की संख्या मतलब 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। एक था हमारा क्या, पूना समझौता। इस समझौते में क्या हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में
एक बहस चल रही थी, उसमें क्या हुआ था कि जैसे दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अब देखो 19 प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। ये था पूना समझौता। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वां प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 5वां प्रश्न है यहाँ पर, देखिए, कर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई? ये 2024 के लेटेस्ट प्रश्न एग्जाम आया था एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए उत्तर लिखेंगे, कल कारखाने में काम चल रहे मजदूरों के साथ उद्योगपतियों द्वारा शोषण किया जा रहा था। इन मजदूरों के साथ हो रहे शोषण को रोकने तथा मजदूरों को मंगवाने के लिए ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें देखिए क्या हुआ, कल कारखाने में काम कर रहे मजदूरों उद्योगपतियों के द्वारा शोषित किया जा रहा था। ठीक है, शोषित किया जा रहा था, और उसके देखिए इन मजदूरों के साथ हो रहे शोषण को रोकने के लिए, मजदूरों को मंगवाने के लिए क्या करा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों। हाँ, अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। धैर्य बनाकर इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। ये देखिए क्लास 10 के लिए सबसे बेहतरीन क्लास है। क्लास 10 के लिए सामाजिक विज्ञान में आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को बेनिफिट होगा। और दोस्तों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चलता है, तो दोस्तों इसका हम बाद में वीडियो कभी अपलोड कर दूंगा। अपनी क्लास को मैं स्टार्टिंग रखता हूँ। देखो यहाँ पर दोस्तों 6वां प्रश्न क्या दिया है, थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास कीजिए। तो 6वां प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ बताएं। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ बताएं। तो लिखेंगे राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतन का उदय। जैसे 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था के परिणाम था। ऐसी ही राष्ट्रीय चेतना का उदय जिससे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकीकरण महसूस हो सके। तो ये देखिए राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है कि राष्ट्र की शाब्दिक अर्थ होता है कि राष्ट्रीय चेतना का उदय। इसका मतलब हुआ जैसे कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। किसका व्यवस्था का परिणाम था? अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। और कह रहा है कि ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एकीकरण महसूस हो सके। ठीक है दोस्तों। हाँ, अगला देखिए 7वां प्रश्न की बात करेंगे। दांडी यात्रा का क्या मुख्य उद्देश्य था? इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देखने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम लिखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ दिखाई दे। तो दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर लिखेंगे, ये भी देखो 2020 और 2022 में पूछा गया था। तो लेकिन गांधी जी ने सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी से की। गांधी जी ने जो सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किए थे? तो दांडी यात्रा से ही किए थे। और देखो दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखेंगे गांधी जी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत में दांडी यात्रा से की। तो यहाँ पर देखिए गांधी जी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी से यात्रा से की, और दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। इतना लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है 8वां कि मेरठ पदयंत्र केस से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे कि मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिकों को नेताओं को बंदी बनाकर मेरठ लाया तथा उन पर मुकदमा चलाया जो था। देखिए मेरठ षड्यंत्र केस क्या था, इसमें थोड़ा सा देखिए ध्यान से। कह रहा है कि मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिकों को नेताओं को बंदी बनाकर मेरठ लाया और उन पर मुकदमा चलाया। इन पर आरोप था कि ये सम्राट को भारत का प्रभुत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। इन नेताओं को मुजफ्फर अहमद, एस.एन. डोंगे, शौकत उस्मानी और फिलिप सम्राट तथा बेंद्रे मुख्य थे। ठीक है, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं।
ये देखो बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। एक प्रश्न दिया है पहला कि 1848 में फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था। ये 2013, 2014, 2019, 2020 इतना बार पूछा गया था। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण था लुई फिलिप्स की नीति का असफलता। लुई फिलिप्स की नीति की असफलता। दूसरा, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। तीसरा, राजनीतिक दलों का संगठनों का अभाव। चौथा, समाजवाद का प्रसार। इस क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण कारण लुई फिलिप्स और नीति जनता में उनके प्रति असंतोष था। वह जनता के तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। ठीक है दोस्तों। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। एक प्रश्न बोला है कि इटली के जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में क्या भूमिका थी। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे कि 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पदारी हिंद पहुंचे और 1747 के बाद फ्रांस में नाम और रुचि लेने लगे। फिर 1787 में चीन के शासक के साथ संधि का मौका मिला। और देखिए 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचिन चीन और फ्रांसीसी पदारी की बढ़ती हुई। देखो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, अन्नाम कोचिन चीन से फ्रांसीसी पदारियों की संख्या क्या होती बढ़ती थी। और देखो गतिविधियों को विरुद्ध में उग्र आंदोलन हो रहे थे। फिर भी 1862 में 1862 में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया और इसके अगले वर्ष में कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया। अब और 1883 में टोकिन में फ्रांसीसी सेना को प्रवेश हुआ। तो 1883 में क्या हुआ था, एक टोकिन फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। और देखिए इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ में एक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस और अधीनता में आ गया। ठीक है दोस्तों। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हर साल 5 नंबर का आता है। तो 5 नंबर का प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे लेवल से लिखना होगा। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5वां। यहाँ पर पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया राष्ट्रवाद का उद्देश्य कानूनों का परिणामों का चर्चा करें। ये भी 2014, 2018, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो हम उत्तर लिखते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ था। देखो यूरोप में राष्ट्रवाद भावना का उदय 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ था और इस क्रांति के बाद यूरोप में अनेक छोटे छोटे राज्य अपने आप स्वतंत्र होने का चाह रखने लगे और इसी क्रांति के कुलीन वर्गों के हाथों में राजनीति का सर्वधारणा और मध्यम वर्ग का पहुंचा दिया। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इसे अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय के कारण, यहाँ पर लिख लेना। फिर इसमें नीचे इस लाइन को यहाँ से लिखना स्टार्ट करना कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ। इस क्रांति के बाद यूरोप में अनेक छोटे छोटे राज्य अपने आप स्वतंत्र होने का चाह रखने लगे और इस क्रांति के कुलीन वर्ग के हाथों में राजनीति का सर्वसाधारण एवं मध्यम वर्ग का तक पहुंचा दिया। ठीक है। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा अगले प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा और प्रश्न, वही प्रश्न का उत्तर है कि नेपोलियन ने भी अपने द्वारा विजित राज्यों का राष्ट्रवाद का भावना को जागृत किया और राष्ट्रवाद के परिणाम यूरोप में जिस राष्ट्रवाद का लहर चली उसके व्यापक में दूरगामी परिणाम यूरोप के विश्व पर पड़े जो निम्नलिखित थे। पहला लिखेंगे राष्ट्रीयता के भावना से इसे प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां और आंदोलन हुए। इनके फलस्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे इटली, जर्मनी, हंगरी, यूनान एकीकरण राष्ट्र। जैसे कि यूरोपीय राष्ट्रवाद का विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा। यूरोप में उपनिवेशों के आधिपत्य के विरुद्ध में वह भी कहा कि औपनिक शासन के मुक्ति के लिए
राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गए। फिर लिखेंगे राष्ट्रवाद का विकास निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर कर दिया। जो था कि राष्ट्रवाद का विकास जो था निरंकुश शासकों का प्रभाव क्या किया, कमजोर कर दिया। और देखो भारतीय राष्ट्रवाद के यूरोप और राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की चर्चा इसी में थोड़ा सा इस प्रश्न को और लिखते हैं। राष्ट्रवादी प्रवृत्ति ने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया और इतने अंततः प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर तैयार कर दी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही बेहतरीन कंसेप्ट और ऐसे ही अपने सामाजिक विज्ञान की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।